नमस्ते दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक ऐसे आदमी के साथ उठ बैठ रहे थे जिसके ऊपर बच्चों के सेक्स अब्यूज के सीरियस एलिगेशंस थे, तो क्या आप ये पूरा वीडियो देखेंगे? इस वीडियो में कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, कोई ड्रामेटिक एग्जीक्यूशन नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनीज और सवाल। मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ इस वीडियो के एंड तक मैं आपसे कोई ओपिनियन फोर्स नहीं करूँगा। मैं आपके सामने सिर्फ वो रखूँगा जो एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, और फिर फैसला आप खुद करना। जेफरी एप्स्टीन नाम सुनने में नॉर्मल लगता है। कोई डिक्टेटर नहीं, कोई वॉर क्रिमिनल नहीं, एक टीचर से फाइनेंसर बना हुआ आदमी, हाई सोसाइटी पार्टीज, प्राइवेट जेट्स और ऐसे लोगों के बीच एक्सेस जहां आम आदमी कभी पहुंच ही नहीं सकता। पर यहाँ एक सवाल उठता है, एक आदमी जिसका बैकग्राउंड क्लियरली डिफाइंड नहीं है, वो इतनी पावर और इतना प्रोटेक्शन कैसे पाता है? 1990s पहली आवाज़ उठती है, एक लड़की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उनकी कहानी में एक चीज़ कॉमन थी, एज। सब माइनर थी। किसी को पैसे का लालच दिया गया तो किसी को फ्यूचर के सपने दिखाए गए और किसी को बस डर से चुप करा दिया गया, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रूमिंग। I was 16 years old. I was 16. 17, 14 years old. This is me. This was me. This was me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. ग्रूमिंग का मतलब होता है किसी बच्चे का ट्रस्ट जीतना, धीरे धीरे बाउंड्रीज तोड़ना और फिर उससे ये महसूस करवाना कि जो हो रहा है वो नॉर्मल है। और जब बच्चा बोलने की कोशिश करे तो सिस्टम उसे इग्नोर कर देता है, और यहीं से एक क्राइम सिर्फ क्राइम नहीं रहता, वो एक सिस्टम बन जाता है। फिर आता है साल 2008, जहां जस्टिस का मतलब आम आदमी के लिए कुछ और होता है और पावर के लिए कुछ और। साल 2008, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चार्जेस क्लियर थे, एविडेंस था, विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो चुके थे, और फिर भी जेफरी एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की जेल मिलती है, और वो भी स्पेशल कंडीशंस के साथ। ये कोई नॉर्मल जेल सेंटेंस नहीं थी। एप्स्टीन को रोज के 12 घंटे जेल से बाहर जाकर अपने ऑफिस काम करने की परमिशन थी। सोचिए, अगर ये क्राइम कोई आम आदमी करता तो क्या ऐसा होता? यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, क्या कानून सबके लिए बराबर होता है? इस डील के बारे में विक्टिम्स को बताया भी नहीं गया, उनसे पूछा भी नहीं गया, उनका दर्द नेगोशिएशन का हिस्सा ही नहीं बना। एक विक्टिम बाद में कहती है, मुझे ऐसा लगा जैसे सिस्टम ने मुझे दोबारा पनिश किया। यहाँ सिर्फ एप्स्टीन फेल नहीं हुआ, यहाँ फेल हुआ प्रोसिक्यूशन सिस्टम, फेल हुई अकाउंटेबिलिटी, फेल हुई ट्रांसपेरेंसी, और सबसे ज़्यादा फेल हुआ ट्रस्ट। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि मीडिया ने शोर मचाया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पावर सिर्फ पैसा नहीं होती, पावर होती है इन्फ्लुएंस की, और जब इन्फ्लुएंस हो तो कहानियों को धीरे धीरे दबा दिया जाता है। 2008 के बाद एप्स्टीन क्वाइटली जिंदा रहा। पार्टीज, ट्रिप्स, कनेक्शंस और विक्टिम्स अपनी ट्रोमा के साथ अकेली रह गई। ये साइलेंस एक्सीडेंटल नहीं था, ये साइलेंस पूरा डिज़ाइन किया गया था। आप एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर इतना सब होने के बाद भी कोई इंसान ऐसे फ्री घूम सकता है तो फिर ये सिस्टम किसके लिए बना है? और फिर दुनिया को पता चलता है एक आइलैंड के बारे में, एक ऐसी जगह जहां कैमरास थे, गार्ड्स थे, और कहानियां आज भी अधूरी है। अगर क्राइम शहरों में हो तो गवाह मिल जाते हैं, पर अगर क्राइम समुद्र के बीच एक प्राइवेट आइलैंड पर हो तो गवाह सिर्फ यादें होती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम था लिटिल जेम्स। ये आइलैंड जेफरी एप्स्टीन की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। नो टूरिस्ट, नो लोकल्स, सिर्फ इनवाइटेड लोग। आइलैंड पर सीसीटीवी कैमरास थी, प्राइवेट सिक्योरिटी थी, और एक ऐसी बिल्डिंग जिसे लोग आज भी टेम्पल के नाम से जानते हैं। पर इस आइलैंड पर क्या होता था, इसका पूरा सच आज भी पब्लिक के पास नहीं है। कुछ सर्वाइवर्स ने इस आइलैंड का जिक्र किया। उन्होंने बताया कैसे उन्हें फ्लाइट्स के थ्रू यहाँ लाया जाता था, कैसे उनसे कहा जाता था ये सब नॉर्मल है, और कैसे उनके पास मना करने का ऑप्शन कभी था ही नहीं। ये बातें सुनना अनकंफर्टेबल है, पर अनकंफर्टेबल सच ही अक्सर सबसे ज़रूरी होता है। एप्स्टीन के पास एक प्राइवेट जेट था। लोग इसे मजाक में लॉलिता एक्सप्रेस कहते थे। फ्लाइट लॉग्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ये लॉग सिर्फ ये बताते हैं कौन कहाँ गया, ये प्रूव नहीं करते कि फ्लाइट पर क्या हुआ। और इसी पॉइंट पर बहुत लोग गलती कर जाते हैं। नाम का होना एनवायरनमेंट प्रूव नहीं करता, पर सवाल फिर भी रहता है,
इतनी सीक्रेसी क्यों? अब बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये लैक्स ऑफ पेजेस का कलेक्शन है। कोर्ट रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट और विक्टिम्स टेस्टिमोनीज। कुछ फाइल्स पब्लिक हुई, बहुत सी फाइल्स आज भी रिडेक्टेड है। कुछ नाम दिखते हैं, कुछ नाम छुपाए दिए जाते हैं। रीज़न बताया जाता है प्रिवेसी, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस, विक्टिम्स की सेफ्टी। सब रीजंस वैलिड हो सकते हैं, पर फिर भी एक सवाल खड़ा होता है। अगर सच इतना सिंपल होता तो इतनी सीक्रेसी की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? और अगर सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे तो उन्हें पूरी तरह पब्लिक करने में प्रॉब्लम ही क्या थी? इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद किसी को ब्लेम करना नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद है पैटर्न दिखाना। पावरफुल लोग पावरफुल लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और जब पावर एक सर्कल बन जाए तो पूरी अकाउंटेबिलिटी बाहर रह जाती है। ये सिर्फ यूएसए की कहानी नहीं है, ये कहानी पूरी दुनिया की है। और कुछ साल बाद नया न्यूज़ आता है, न्यू स्कैंडल, न्यू आउटरीच, और पुरानी कहानी धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। पावर का सबसे बड़ा वेपन वायलेंस नहीं होता, पावर का सबसे बड़ा वेपन होता है बुला देना। आप ये जो वीडियो देख रहे हो, आप इतने पावरफुल नहीं हो, मैं भी इतना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास एक चीज़ ज़रूर है, याद रखने की ताकत और सवाल पूछने का हक। और 2019 में जेफरी एप्स्टीन गिरफ्तार होता है, और फिर एक ऐसी रात आती है जो आज भी दुनिया के लिए एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है। साल 2019 जेफरी एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट किया जाता है। इस बार चार्जेस सीरियस थे, फेडरल चार्जेस, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। इस बार लग रहा था शायद सिस्टम अब चुप नहीं रहेगा, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में रखा जाता है। हाई प्रोफाइल इनमेट, स्पेशल मॉनिटरिंग, कैमरा सर्विलेंस। पेपर पर सब सिक्योर था, रियलिटी में सवाल बाद में आते हैं। 10 अगस्त 2019 सुबह जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल सेल में डेड पाया जाता है। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. ऑफिशियल स्टेटमेंट कहता है सुसाइड। मेडिकल एग्जामिनर इसे सुसाइड रूल करता है, और लीगली केस यहीं ख़त्म हो जाता है। पर लीगली ख़त्म होने का मतलब ये नहीं होता कि सवाल भी ख़त्म हो जाते हैं। कैमरास काम क्यों नहीं कर रहे थे, और अच्छे से प्रॉपर्ली चेकिंग क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जस्टिस कभी पूरी हो पाई? विक्टिम्स को कभी कोर्ट रूम क्लोजर नहीं मिला, उनकी कहानी पर फाइनल जजमेंट कभी नहीं आया। पर एक चीज़ एप्स्टीन की डेथ भी नहीं कर पाई, सच को मिटा नहीं पाई। इस केस में एक और नाम था, गिसलिन मैक्सवेल, एप्स्टीन की क्लोज एसोसिएट। लोगों का ये भी मानना है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसे अरेस्ट किया गया, ट्रायल हुआ, और उसे सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस में कन्विक्ट किया गया। ये इम्पोर्टेंट है याद रखना, क्योंकि ये प्रूव करता है कि क्राइम्स इमेजरी नहीं थे। एप्स्टीन के बाद फाइल्स धीरे धीरे पब्लिक हुई, रिडेक्टेड, इनकम्प्लीट, सेंसिटिव। कुछ लोग निराश हुए, कुछ लोग गुस्से में आए, और कुछ लोग बस थक गए। सच अक्सर एक बार में नहीं आता, सच धीरे धीरे थका देता है, और जब हम थक जाते हैं तो पावर जीत जाती है। अब एक सवाल है जो सिर्फ एप्स्टीन के बारे में नहीं है, ये सवाल है हम सब के बारे में। हम पावर को इतना आसान भरोसा क्यों देते हैं? हम विक्टिम्स पर सवाल क्यों उठाते हैं और सिस्टम पे नहीं? और जब सच अनकंफर्टेबल हो, हम उसे कॉन्स्पिरेंसी कहकर उसे साइड में क्यों रख देते हैं? ये डॉक्यूमेंट्री किसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है, किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, किसी के नाम के अगेंस्ट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री अंधे भरोसे के अगेंस्ट है, और साइलेंस के अगेंस्ट। जस्टिस सिर्फ कोर्ट रूम्स में नहीं होती, जस्टिस होती है याद रखने में, सवाल पूछने में, और विक्टिम्स को सुनने में।